नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी हरियाणा बीजेपी और मिशन 24 की, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाला तो सीएम मनोहर लाल और सैनी दोनों ने 2024 में पार्टी की जीत का दावा किया। ऐसे में चर्चा मिशन 24 और बीजेपी के दावे को लेकर करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 के लिए हरियाणा में सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। जी हां, नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी की कमान सौंपी गई है तो ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल और ओपी धनखड़ समेत कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाला और 2024 में पार्टी की जीत का दावा भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा, आदरणीय हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी बोल रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने कहा, यहां से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की अहम भूमिका होगी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उसके लिए काम करेंगे। हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का भाइयों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में न बन जाए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को बधाई दी और बीजेपी के फिर सरकार बनाने का दावा करते हुए विरोधियों पर हमला बोला। कोई विषय नहीं होता कि हमने किस जाति को कैसे करना। आखिर जाति तो किसी न किसी की हर कोई होती है, तो जाति होती है तो जातियों के हिसाब से राजनीति नहीं करनी होती। हाँ, अगर हम जाति के नाते, जैसा मोदी जी ने कहा, हमारी दो ही जातियां हैं, एक अमीर है, गरीब है। गरीब आदमियों के लिए जितना केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं, जितना प्रदेश सरकार के हमारे काम चल रहे हैं, आप उसको जरूर निश्चित रूप से अप्रिशिएट करेंगे कि हम गरीब से गरीब आदमी को लाभ कैसे, उसके जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसको चलना है। अब संयोग से जो कि अनुसूचित जाति के लोग गरीबी की रेखा में उनकी संख्या ज़्यादा है, पिछड़ा वर्ग उसके बाद उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो जब उन वर्गों पर ध्यान देना है तो उन वर्गों में बीच में काम करने वालों को व्यक्ति आता तो कामों को सहूलत मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए उस बात को सोच करके, जैसा आप सोचते हैं, हमें संगठन और सरकार मिल करके आगे 3 चुनाव हैं अगले वर्ष में। एक चुनाव स्थानीय निकाय का है, खास करके नगर निगम है, उसमें 8। उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, या लोकसभा ये चुनाव आगे पीछे कभी भी हो सकते हैं, और बाद में फिर विधानसभा का चुनाव लगभग सितंबर 2014 में 2024 में ये चुनाव भी होगा। और तीनों चुनाव की हमारी तैयारी है, हम चुनाव को जीतेंगे। अभी हमारे काफ़ी कार्यकर्ता जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, निकटतम जैसे उसमें राजस्थान है, उसमें मध्य प्रदेश है, यहाँ सब लोग गए हुए हैं और ये चुनाव 25 नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। 3 दिसंबर को वहाँ रिजल्ट आएगा। मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। हम उन प्रदेशों में सरकार बनाएंगे और उसका भी, क्योंकि पड़ोस के प्रदेशों में जो कुछ घटित होता है उसका असर पड़ता है, उसका लाभ में होगा। और हम यहाँ के चुनाव को भी आगे, ये जो बाकी चर्चाएं विपक्ष के लोग चलाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है उनके साथ। हमारी स्थिति उन सबसे बेहतर है पिछले सालों, पिछले सरकारों से, और आसपास की जो प्रदेश सरकारों की आज की स्थिति है उससे भी बेहतर। एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रही है, तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने फिर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता दिया है। ओबीसी जो किसान हो, मजदूर हो, ओबीसी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी, सब आज मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बने। लगातार किसान फसल बेचने को दिक्कतें आ रही हैं, डीएपी नहीं मिल रहा। हर वर्ग को दिक्कत है, मनरेगा वालों को भी है, किसान को भी है, व्यापारी को भी है, कर्मचारी को भी है। ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इस वास्ते सरकार से सब विमुख हो चुके हैं। जाहिर है 2024 के चुनाव के लिए हरियाणा के सभी दल अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में हैं। विरोधी दल सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं तो सत्ताधारी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़े परिवर्तन का आगामी चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर क्या असर होता है,
ये देखना बेहद अहम होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बालमुकुंद शर्मा कांग्रेस नेता, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विधु रावल जी आपसे। ओम प्रकाश धनखड़ के बाद नायब सिंह सैनी, क्या ओबीसी कार्ड खेला गया कि चुनाव से पहले? ज्योति जी, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के जन जन पर के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए गए हैं, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार के दौरान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर अंतिम व्यक्ति से योजनाओं को शुरू करके, जो पिछली सरकारों का एक धर्रा हुआ करता था कि उनकी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का वो प्रयास करेंगे, हमने योजनाएं अंतिम व्यक्ति से शुरू करके जिस प्रकार से लेकर आए, जिस प्रकार से हरियाणा ने चहुमुखी प्रगति और विकास किया है, और इसी प्रकार से हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने भी जिस प्रकार से बहुत नीचे तक पेनिट्रेट किया। हम बहुत पुरानी पार्टी नहीं है हरियाणा के अंदर, अगर प्रभाव की बात करें तो 2014 से पहले चौथे नंबर का दल थे हम, और उसके बाद धीरे धीरे हमने किस प्रकार से आज हरियाणा और हरियाणा वासियों के ऐसा लगता है कि हर घर की पार्टी बीजेपी है, हर परिवार की पार्टी बीजेपी है, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, अपनी खुद की पार्टी मानता है। और जहां तक आपने जाति की बात की, तो हमने तो जातिवाद को खत्म करके, क्षेत्रवाद को खत्म करके, परिवारवाद को खत्म करके, भ्रष्टाचार पर पूरा तरह से अंकुश लगाकर हमने सरकार बनाई और यह सरकार चलाकर दिखाई है। ये जातिवादी लोग, ये क्षेत्रवादी लोग, ये परिवारवादी लोग जो कभी परिवारों से बाहर नहीं निकले, जातियों से बाहर नहीं निकले, इनके चंगुल से तो हरियाणा को छुड़वाया है। तो आज मैं इस अवसर पर इस पूरी डिबेट को ये कहकर छोटा नहीं करूंगा कि कोई किसी जाति विशेष की है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परंपरा, और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा है कि अपने योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी उपयोगिता के बूते भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी शीर्ष तक पहुंच सकता है, और कोई दल ये नहीं बोल सकता। आपके पैनल पर बैठे जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी जानते हैं, किसी के एक लेवल तक एक व्यक्ति को पहुंचने दिया जाता है, कुछ पार्टियों में थोड़ी सी और ऊपर तक पहुंचने दिया जाता है, लेकिन अंतिम जो स्थान है वो आरक्षित है इन पार्टियों में। ये पार्टियां एक परिवार के बूते चलने वाली पार्टियां हैं, एक परिवार के अंदर आगे नतमस्तक होती हैं। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी में ही एक नायब सिंह सैनी जैसा कार्यकर्ता, जिन्होंने हमारे साथ युवा मोर्चा में कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दायित्व, और भाजपा में तो क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है, इस नाते से आज सबसे बड़े दायित्व पर पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश में। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का कार्यकाल स्वर्णिम रहा, बहुत अच्छा रहा, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, और उसी नाते आज उनकी पदोन्नति हुई है। आज वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनुभव का, अपना जो उनका एक विशेष प्रकार की शैली है, उस शैली का, उस एक जीवितता का जो लाभ है पूरे देश के संगठन को मिले, इसलिए वो राष्ट्रीय सचिव की भूमिका में रहेंगे और हमारे मार्गदर्शक के रूप में भी रहेंगे। और हरियाणा के अंदर 2024 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नायब सैनी जी के साथ किस प्रकार से हम तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाले हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तीसरी बार लगातार सरकार बनाना किसी के बस का नहीं हुआ, ये करने वाले हम दहलीज पर खड़े जनता के भरोसे, क्योंकि जनता की सरकार बनाई हमने, जनता के लिए काम किया, और कार्यकर्ता और संगठन के बूते हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, और पन्ना प्रमुख और पन्ना समितियां तक बनी हुई हैं। उस नाते से आज हम घर घर की पार्टी हैं। इस लेवल पर ओम प्रकाश धनखड़ जी लेकर गए हैं, इस लेवल को और आगे जो है और उत्कृष्टता के साथ चौधरी नायब सिंह सैनी जी भी लेकर जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपराजय हो जाएगी, क्योंकि यह जनता की पार्टी और जनता कभी पराजित नहीं हो सकती। जी बालमुकुंद जी, आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं जातीय जनगणना का, देश भर में ओबीसी को लेकर भी चर्चाएं हैं। बीजेपी ओबीसी समुदाय से नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाती है। सीएम साहब भी कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। विधु रावल जी का भी कहना है कि हम जाति की या किसी परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। आप किन से पूछ रहे हैं? बालमुकुंद जी आपसे। जी जी जी, देखिए ज्योति जी, 2-3 तरह की चीजें हैं।
जो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, इसका लबोलबाब ये है। एक रैली में आदरणीय धनखड़ जी ने ये कह दिया कि हमारी नजर 1 नंबर की कुर्सी पे, यानी कि प्रदेश में 1 नंबर की कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी मानी जाती है। बिल्कुल, ये बात 15-20 दिन पहले किसी जनसभा में उन्होंने कही थी, सार्वजनिक हुई, टीवी पे भी चली ये बात और प्रिंट मीडिया में भी आई। 15 दिन में बोरिया बिस्तरा बंद करके बेचारे को घर भेज दिया। इसका लबोलबाब तो ये है। दूसरा, बखान कुछ भी करें, ये कहते हैं जाति की बात नहीं करते, वो कहते हैं मुख्यमंत्री देंगे अमित शाह जी। और पिछले दिन यूपी में चुनाव हुए थे, उन्होंने कहा भाई 80-20 का ये चुनाव है हमारा। वो आप समझते हो 80-20 कहने का क्या अर्थ था। और अभी एक बहुत बड़ी नई बात कही इन्होंने, शगुफा छोड़ दिया प्रवक्ता साहब ने कि एक आम आदमी आम घर का बनने वाला बीजेपी में ही बन सकता है। बीजेपी में तो रात को सो रहे थे धनखड़ साहब, सुबह अखबार में पढ़ा, अगर मैं हट गया, ये बीजेपी में ही हो सकता है। अदरवाइज अगर ये परिवारों की बात, उदय बांझी एक आम परिवार से हैं, कुमारी शैलजा जी, अशोक तंवर जी, धर्मपाल मलिक जी, फूलचंद मुलाना जी, कांग्रेस के तो 20 अध्यक्ष में से गिना दो जो एक आम गरीब परिवार से हैं, सीताराम केसरी जी, नरसिम्हा राव जी, और ये अगर प्रधानमंत्री की पद की बात करें तो 1 नंबर पद पे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी। ये नहीं होता। ये ठीक है, हर पार्टी की कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये तो सभी आम पार्टी आम आदमी है सभी। मैं पार्टी की स्ट्रेटेजी बाद में बोलना। देखिए ज्योति जी, हम सब ने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमने आजादी मिली, उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, हम सब लोग हिंदुस्तान में आप बोलिए ना बीच में, हिंदुस्तान में करीबन 90% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन किया था। उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस ने काम किया, लोगों का जीवन क्षेत्र सुधरा, कांग्रेस ने मेहनत करी, लोगों का सहयोग रहा और हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़े हो गए कांग्रेस के कार्य की बदौलत। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन कांग्रेस में एक विशेषता जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमारे यहाँ पारिवारिक पद्धति के हिसाब से कहता हूँ, हम किसी को छोड़ते नहीं। 3 पीढ़ियां हैं। कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रही, उनके पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी भी अध्यक्ष रहे। 3 पीढ़ियां, मतलब हमारे यहाँ रणजीत सिंह सुरजेवाला जी उनके फादर। ये यहाँ क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो है। अब धनखड़ जी को कह रहे थे, धनखड़ जी ने तो पन्ना प्रमुख बना दिए, धनखड़ जी ने तो धरती आकाश एक कर दिया, धरती पलट दी धनखड़ जी ने। वो कल धनखड़ जी पलट दिए इन्होंने, उनको बाहर मारा। अब इनके जो MP हैं आज, इनके पास कार्यकर्ता अगर थे, धर्मवीर सिंह को कांग्रेस से लेकर MP बना दिया, राव इंद्रजीत को कांग्रेस से लेकर MP बना दिया, रमेश कोरसी को कांग्रेस से लेकर MP बना दिया, ब्रजेंद्र सिंह को उनके पिताजी को कांग्रेस से लेकर MP बना दिया। जो भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने 30-40 साल लगा दी थी, उन बेचारों का क्या कसूर है? कांग्रेस ऐसी नहीं करते कभी। कांग्रेस तो पीढ़ी दर पीढ़ी, आज मैं आपके सामने कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कांग्रेस में जाएंगे, वो अपने आप को सेफ समझेंगे कि हमारा सेफ हाउस है। हमारा जीवन में आगे बढ़ने, अगर राजनीतिक एक सार्वजनिक जीवन है, राजनीति का जीवन, जब हम राजनीति में होते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में नहीं होता, सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस में है, ये प्रफुल्लित होने का मौका में मिलता। लेकिन ये कल तक जो कह रहे थे कि धनखड़ जी ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया, वो धनखड़ को ही कमाल करके दिखा दिया इन्होंने कि भाई आप चलिए। और ऐसा अकेले आज भी कह रहे हैं, सबके साथ किया। बीच में ना बोलिए, आप बोलते रहिए, फिर बाद में बोलते रहिए। मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट्स में एक चीज भी, ज्योति जी देखिए, तथ्यों पर आधारित बात अगर हम लोग करें, हमारा जो आज भी अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर अब खड़गे जी को ले लीजिए, तो खड़गे जी को यूं थोड़ा नहीं है कि भाई वो बहुत उसे, वो MLA से पंचायत सदस्य से चल के आए हैं। और हमारे तो जितने मुख्यमंत्री भी हुए इस प्रदेश में, चौधरी भजनलाल जी पंचायत मेंबर रहे हैं, पंचायत मेंबर से यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग कांग्रेस में एक प्रतिष्ठा जरूर है कि हमारा परिवारों को या हमारे आपस में जो संबंध है, हम उनको मेंटेन रखते हैं, हम यूज एंड थ्रो नहीं करते। एक और बात, कांग्रेस एक पार्टी है और बीजेपी एक कंपनी है, तो कंपनी कभी घाटे का सौदा नहीं करती। इसी कांग्रेस से हमने देवीलाल परिवार से लेकर बंसीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, सबको जाते देखा है। हालांकि 2 परिवार वापस आ गए, वो अलग बात है। विधु रावल जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं परिवार, अब आप स्वार्थ की बात कह रहे हैं कि स्वार्थ हो सकता है, आप कह रहे हैं हम सबको साथ जोड़कर रखते हैं, तो सबको आते जाते देखा है हमने कांग्रेस में, ऐसा नहीं कि कोई छोड़कर नहीं गया। कुछ लोग टिकट के लिए चले जाते हैं। अब रणजीत सिंह जी थे, ठीक है जी। बालमुकुंद जी, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली, धन्यवाद। विधु रावल जी, ओम प्रकाश धनखड़ ने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग दावा करते हैं। सुनिए, इनके जवाब से जो सवाल निकला वो मैं आपसे पूछ लूं
इसमें कोई डाउट नहीं। 73 पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए गए, पार्टी को पन्ना लेवल तक लेकर गए, लेकिन बहुत अच्छा अगर काम किया तो ये नौबत क्यों आई, कांग्रेस का सवाल। और दूसरा, क्योंकि वो पहली कुर्सी की बात करने लग गए थे, पहले नंबर की कुर्सी की बात कर रहे थे, क्या उसका ही परिणाम थे, ये भी पूछ रही है कांग्रेस। नौबत क्यों आई? मतलब एक राष्ट्रीय सचिव जैसा भारतीय जनता पार्टी जो आपकी संगठनात्मक मामला है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान होगा। ये नहीं कि खड़गे जी खड़े हैं और राहुल गांधी जी आ गए और खड़गे जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राहुल गांधी जी के पास कोई पद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के आगे सब नतमस्तक हैं। प्रियंका गांधी के सामने सीधा सब नतमस्तक हैं, सीधा ही राष्ट्रीय महासचिव बन गई। वो वाला मामला नहीं है, नौबत नहीं आई। मैं तो बड़ा हैरान हूं, मेरा वक्तव्य इन्होंने नहीं सुना। मैंने कहा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारा नेतृत्व उन्होंने इतना शानदार किया, इतना उत्कृष्ट किया, इतना ऐतिहासिक किया, इतना ऐतिहासिक उनका कार्यकाल रहा है कि उस नाते से हमें एक लेवल तक लेकर गए हैं। उस लेवल से और ऊपर जाना है। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, ये बात कहकर बात शुरू की। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने जो नाम गिनवाए, उन नामों का केवल नाम यही तो काम करते हैं ना। जंग आजादी में हमने लड़ाई लड़ी। अरे क्रांतिकारियों को फांसी चढ़वाने में मोतीलाल नेहरू वकील हुआ करते थे अंग्रेजों की तरफ से, कोर्टों में केस लड़े क्रांतिकारियों को फांसी चढ़वाने के लिए, और ये कह रहे जंग आजादी में लड़ाई लड़ते थे। ये ठीक यही काम अभी भी कर गए। बोलते सीताराम केसरी को कमरे में बंद करके सोनिया गांधी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। कमरे को बाहर से कुंडी लगा दी थी, ताला लगा दिया था। पता है ना 24 अकबर रोड में क्या हुआ था 1997 में, कैसे किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी बनी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा इन्होंने कहा कुमारी शैलजा वो जिसको टीम नहीं बनाने दिया। आज हमारे यहाँ पर दायित्व ग्रहण समारोह था, हमारे सारे पूर्व अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे, सभी पूर्व अध्यक्ष। मैं वहां देख रहा था स्टेज पर कौन कौन बैठे हैं। पंडित रामविलास शर्मा जी वहां पर बैठे थे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने हाथ से जो है दायित्व ग्रहण का काम करवाया। सुभाष बराला जी उससे पहले थे, वो वहां पर थे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी वहां पर थे। आत्म प्रकाश मनचंदा जी थे। रतन लाल कटारिया जी कहीं स्वर्ग में बैठकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। हमारे यहाँ तो ये है, इनके दायित्व ग्रहण में कुमारी शैलजा भी नहीं खड़ी हुई थी, और इनके 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे वो भी नहीं आए थे। याद करो अपना टाइम, किस प्रकार की बात करते हैं। अशोक तंवर की तो नाड़ तोड़ दी थी भाई। अशोक तंवर का नाम लिया आपने, उसकी तो प्रदेश अध्यक्ष रहते नाड़ तोड़ दी थी। किस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया, वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे पीवी नरसिम्हा राव। 24 अकबर रोड के बाहर उनका मृत शरीर, उनकी लाश पड़ी रही, लेकिन हिम्मत नहीं है सोनिया गांधी ने दरवाजे खुलने दिए। उनका जबरदस्ती वहां हैदराबाद जाकर संस्कार होने दिया। परिवार कहता रहा कि दिल्ली में संस्कार करना है, और प्रधानमंत्रियों की तरह उनका भी एक स्मारक दिल्ली में बने, लेकिन सोनिया गांधी जी को पसंद नहीं थे ना उनके जीवन काल में, इसलिए सोनिया गांधी ने उनका स्मारक बनना छोड़ो, 24 अकबर रोड को उनकी लाश के दर्शन के लिए नहीं। एक बार रुक जाओ। अच्छा कौन सा, अच्छा एक मिनट। अच्छा बालमुकुंद जी मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि बताओ मुझे। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, पुण्यतिथि बता दो। पुण्यतिथि सोनिया गांधी की बता दोगे, राजीव गांधी की बता दोगे, राहुल गांधी अभी जीवित हैं, सोनिया गांधी जी भी जीवित हैं, इनके जन्मदिन तक बता दोगे। पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि बताओ। पुण्यतिथि बात करो, आपको नहीं पता। आप क्यों गिर गए इस बात पे? 23 दिसंबर को मैं नरसिम्हा राव जी की कभी फूल चढ़ाए पीवी नरसिम्हा राव पर? हमें आकर यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हो। पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि नहीं पता, देश के प्रधानमंत्री कर रहे, आपके अध्यक्ष रहे, हमसे ऐसी अपेक्षा कर सकते हो क्या? अभी पीवी नरसिम्हा राव का आपने नाम लिया, मैं स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को इस डिबेट में नहीं घुसना चाह रहा था, आपने लेकर आए पीवी नरसिम्हा। आपको उनकी पुण्यतिथि नहीं पता। अच्छा जन्मदिन बताओ पीवी नरसिम्हा राव का। ये नहीं होती। अच्छा ये नहीं होते। सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि जन्मदिन बताओ। अच्छा ये भी छोड़ो, आपके कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू से पहले वाले किसी अध्यक्ष का नाम बता दो मुझे, किसी एक अध्यक्ष का नाम बता दो मुझे। नहीं बता पाओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। इतनी बड़ी पार्टी है, जितने साल आपको बने उससे ज्यादा अध्यक्ष रहे हमारे। मोतीलाल नेहरू से पहले के अध्यक्ष का नाम बता दोगे। अच्छा चलो सब छोड़ो, कांग्रेस को पैदा किसने किया उस अंग्रेज का नाम बता दो, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बता दो जिसने कांग्रेस पैदा की। जितने साल भाजपा को बने हुए हैं उससे ज्यादा तो अध्यक्ष रह लिए हमारे। जितने साल भाजपा को बने हुए हैं, उस जितनी उम्र आपकी भाजपा उससे ज्यादा अध्यक्ष बने हुए हमारे। अच्छा सुनो, सारे परिवार से बाहर हैं,
परिवार में तो नाम ही 3 हुए हैं। अच्छा, आपको राजीव पता जी, है? इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 3 नामों को छोड़ करके आप जिसको भी लेके चलिए, आप परिवार से क्या, आपको परिवार से क्या दिक्कत है? आपको परिवार से क्या दिक्कत है? आप ये बताओ, आप परिवार से दिक्कत क्या? आपको क्या दिक्कत है परिवार से? चलिए अब आप कांग्रेस पर पूरी डिबेट को लेकर जा रहे हैं विधु रावल जी। विधु रावल जी, विधु रावल जी, नहीं मैं अभी चर्चा में दूसरी पार्टियों को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं अभी। विधु रावल जी, आप काफी समय ले चुके हैं। चलिए आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, ये तो ठीक है, आपको जो भी कहना था, पूछना था, वो आप पूछ चुके हैं, ठीक है। आपने कांग्रेस पर बात कर ली, लेकिन हम आज बीजेपी पर बात करने के लिए बैठे हैं। एक भी जवाब नहीं है, खुद ये कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते हैं। यही तो स्थिति है, कांग्रेस के प्रवक्ता को इस परिवार से बाहर के अध्यक्ष का नाम नहीं पता। और सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा चलो ये बताओ, सादत का योगदान देखो, सादत का 3 परिवारों ने 1951 के बाद कांग्रेस के अंदर कभी इस परिवार से बाहर कितने अध्यक्ष रहे, उनका नाम बता दो। चलिए आप दोनों के अलावा भी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, आप दोनों अभी शांति से सुनेंगे। विधु रावल जी रुकिए, आप अभी, मालूम जी आप भी, विजेंद्र रेड्डी साहब, हम इस टॉपिक पर पहले भी बात कर चुके हैं। आपने कहा था कि जाटों को नजरअंदाज कर रही है पार्टी, आपने कहा कि धनखड़ साहब को हटा दिया, हालांकि बीजेपी कहती है सुभाष बराला भी तो उनसे पहले इसी समुदाय से आते थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। उनके बाद चूंकि ओपी धनखड़ का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उसके बाद उन्हें हटाया गया। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि किसी समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है? हटाया नहीं गया, ज्योति जी सुधार की। हाँ, ज्योति जी जिस प्रकार से, मुझे इसलिए लगता है पदोन्नति हुई है, जिस प्रकार से किसान आंदोलन हटाया शब्द पर तो प्रदेश अध्यक्ष पद से तो नायब सिंह सैनी होंगे ना प्रदेश अध्यक्ष, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। नायब सिंह सैनी को बनाया गया कि ऐसे नहीं चलेगा। उनकी धनखड़ जी की राष्ट्रीय सचिव के रूप में पदोन्नति हुई, हटाया गलत शब्द, हटाया शब्द। विधु रावल जी, टेक्निकली तो देखिए ना, ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो भी मैंने कहा पहले ही, नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो अब मैं ये ना कहूँ कि उनको नहीं हटाया गया, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है क्या साथ में? उनको भगाया गया है, उनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं बताऊंगा जब मेरी बारी, तो आप बताते हो। इनको नहीं, रेणु साहब को इनकी बात कहने दीजिए, विधु जी ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट रेड्डी साहब, एक बार हटाया शब्द वाला क्लियर करने दीजिए रेड्डी साहब प्लीज। भगाया गया है, आगे सुनो, विधु रावल भाई भगाया गया उनको। और ज्योति जी भाई भगाया क्या होता बताता हूँ, 1950 में विधु रावल जी 1950 में अभी नहीं जाना, अपने समय में जाइएगा। अभी मैं इनेलो से सवाल पूछ रही हूँ मैं। नहीं तो हटाया। रेणु साहब आप पदोन्नति बोलिए ना, मैं राष्ट्रीय सचिव की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद की बात कर रही हूँ। इसमें क्या गलत है? ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकाल पूरा भी हो गया था, अब उन्हें इस जिम्मेदारी से हटाते हुए नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई। इसमें क्या इफेंट बट है, इसमें क्या गलत हो सकता है? आप सुनिए अभी। हाँ, इस मगर आप सुनने का काम करें, सम्मानजनक शब्द नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने इतना स्वर्णिम कार्यकाल रहा का काम करें, उसके बारे में ये बात नहीं कहना चाहिए। ज्योति जी देखिए, भाजपा और ये मौजूदा सरकार जो है, ये इतनी बुरे तरीके से बौखलाई हुई है, ये नहीं चाहते कि कोई भी प्रवक्ता बैठ करके अपनी जो बात कहता है वो पब्लिक तक जाए, इसलिए वो बीच में चिल्ला चिल्ली करते हैं ताकि पब्लिक उस बात को समझ ना पाए। लेकिन ये इस बात को नहीं समझते कि पब्लिक हमसे भी ज्यादा समझती है, हमसे भी ज्यादा जानकार है, इसलिए जो भी प्रवक्ता यहाँ बोले उसकी बात को धैर्य से सुनना चाहिए। अब ज्योति जी जो मैंने कल कहा था कि वही पब्लिक समझदार हुई, तभी तो किसान आंदोलन हुआ। और किसान आंदोलन को ये देखो क्या है, ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है, ये हम बोल नहीं देंगे इनको फिर। विधु जी आप बीच में प्लीज, आप बीच में ना बोलिए ना, पब्लिक समझदार हुई। किसान में रेणु साहब आप अपनी बात सभी वर्ग के लोग थे, आप अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूं ना, ये चुप तो हो जाए। किसान आंदोलन चला ज्योति जी, जो 13 महीने चला, वो किसान आंदोलन था जिसमें 36 जाति के और सभी वर्गों के लोग किसान थे और सभी ने मिलकर के उस आंदोलन को चलाने का काम किया। लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको जाट आंदोलन नाम देने का काम किया और इस वजह से 700 साढ़े 700 लोगों को मरने का इंतजार किया। इसके बाद एक इकोनॉमिक बैकवर्ड का रिजर्वेशन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसका आंदोलन चला, उसमें 5-6 जातियों का वो आंदोलन था, उसको भी जाट आंदोलन का नाम देकर के जाटों को बदनाम करने का काम किया।
और अब जो है ना, अब जो ये मौका आया तो इन्होंने देखा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ जी बराबर की बातें करने लग गए हैं, बराबर में आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक जाट का लीडर और मेरे बराबर की कुर्सी की बात करता है तो इसलिए उसको हटाना चाहिए। और इसका दर्द भी मैं बताता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई राजनीति में सांप और सीढ़ी का खेल होता है, कभी सीढ़ी मिलती है तो कभी सांपों के साथ भी खेलना पड़ता है। ये उसकी भावना आ चुकी है, किस प्रकार से उनको हटाने का काम किया गया है। अगली बात मैं ये कहूंगा ज्योति जी, मैंने बता दिया जानबूझ करके उनको निकालने का काम किया गया है ताकि उनको एक सबक सिखाया जा सके। और क्योंकि मुख्यमंत्री और भूपेंद्र इसकी जो अध्यक्ष की आपस में अनबन शुरू हो गई थी, बराबरी की बातें हो गई थी, ठीक उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर जी को निकाला गया था, कुमारी शैलजा जी को निकाला गया था, ठीक इसी प्रकार से ओपी धनखड़ को फेंकने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं, मैं संगठन का आदमी हूं, मैं जानता हूं। राष्ट्रीय सचिव तो बनाए गए हैं रेड्डी साहब, उनको जिम्मेदारी उनसे ली गई है। ओपी धनखड़ सुनिए, जिस दिन नहीं, मैं भी तो ये बात कहूँ ना, अभी ये एक बात को एक पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ये नियुक्ति के लिए पत्र आए, नायब सिंह सैनी को नई जिम्मेदारी दी गई हाईकमान की ओर से, उससे पहले प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि वो पहले भी अलग अलग पदों पर रहे हैं, दायित्व पर रहे हैं और आगे भी पार्टी उनको जिम्मेदारी जो भी देगी उन्हें मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो किसी एक पद के लिए किसी का ठेका हो गया कि उनको नहीं हटाया जा सकता। ये डैमेज कंट्रोल बोलते हैं जिसको। तो उनकी बात जो है वो भी तो बताए ना। अब उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया कि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसमें ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया गया है, उनको निकाल दिया गया जैसा तो कुछ है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ अभी भगाया गया, पूरी हुई मेरी 2 मिनट भी नहीं हुई, मेरे से प्रश्न उनको भगाया गया कि चलो भागो यहाँ से। ऐसा जी आप उसको अंतर्राष्ट्रीय सचिव बना दो, ये किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय सचिव इंटरनेशनल बना दो। भगाया गया कैसे? नाम तोड़ दीजिए अशोक तंवर की, वो भगाया होता है। सीताराम केसरी का दरवाजा बंद कर दिया था, अंदर कमरे में ठूस के बना दिया, ये भगाया होता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को सोते हुए जो है, उनको सोते हुए उनके कमरे बंद कर दिए थे, उस समय हटाया गया, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। अपने कार्यालय में ये कैसे सुन रहे हम? हटाया, फेंका, भगाया, कैसे सुने? ये बकवास नहीं सुन सकते बिल्कुल भी, गलत बात है बिल्कुल भी। ये क्या तरीका है? आज ओम प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश धनखड़ किसी न किसी राज्य के आगे प्रभारी बनकर जाएंगे, उस राज्य क्या बातें हो रही है? प्रायोजित करके हरियाणा प्रदेश परिवारवादी पार्टियों को क्या पता हटाया बनाया क्या होता है? कहीं न कहीं वही सोच इनकी दोबारा से फिर इन्होंने खड़ी की है। अगर ये इतने ही ओबीसी के शुभचिंतक थे तो अभी गांधियों की गुलामी करते हैं। क्या है? क्या पता कौन सा विदुराव जी, नहीं, विदु जी, आपको किसी भी बात से आपत्ति है तो आप अपने समय में कहिएगा। हम बोलने नहीं देंगे किसी को भी। ये निकालने भगाने वाली बात पर मैं खुद भी कह चुकी हूँ, प्रकाश धनखड़ जी क्या कहा था और अब क्या हुआ मैं बता चुकी हूँ। अब ऐसा नहीं विदु जी कि आप बीच में बोलेंगे, ये ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। ये हटाया गलत शब्द है, नहीं ये हटाया गलत शब्द है जी, मैं ऐसे डिबेट बिल्कुल नहीं होने वाली, मैं सहमत हूँ। हटाया भगाया ये बातें कहते हैं। मैं इनको ये कहना चाहूँगा, सम्मानजनक बात हरियाणा प्रदेश में 2024 खून भर की प्रतिभा नहीं रखते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी जैसे नेतृत्व आपके दूर दूर तक कोई नेता उनके नाखून भर जैसे का नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? इनकी जमीन खिसक चुकी है। जिस प्रकार से ये बौखलाए हुए हैं, ये विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये इनके मन में डर है, ये डरे हुए हैं कि विपक्ष की बात जनता ना समझ जाए, इसलिए चिल्ला चिल्ली करते हैं। इसके अलावा इनको और कुछ नहीं आता, बस आवाज जनता तक ना जाए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अपना समय मत नष्ट करो डिबेट का, या तो गलत बोलोगे या यहाँ बातचीत करोगे। तमीज सीखो पहले तो। ओम प्रकाश धनखड़ के नाखून भर प्रतिभा है, उनके नाखून भर संघर्ष किया है, उनके नाखून भर संगठन का कुछ ज्ञान है क्या? कोई बात जान। आज इनका खत्म हो चुका है जमीनी लेवल पर। जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा प्रदेश में अफरा तफरी मचाने, चलिए मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ। जनता को गालियां दे रहे हो, किस प्रकार से जन विरोधी नीतियां लागू करने का काम किया है। और रेणु साहब आपकी बात पूरी होती है, ठीक है, आप बहुत नहीं, आप काफी टाइम ले चुके हैं। अभी आप सुनिए, आम आदमी पार्टी को भी चर्चा में लाते हैं, जोड़ते हैं। ये इसलिए यहाँ पर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं कि असली बात जनता तक न जाए। लेकिन एक बात सुन लो, ए सरकार वालों, एक बात सुन लो,
अभय सिंह की तरफ से एक बात सुन लो, मेरे उतरते हुए बहाव को देख तमीज से बात करो। ये जनता की बनाई हुई सरकार है, ये तेजा फार्म से निकली सरकार नहीं है, ये यहाँ गुंडागर्दी से बनाई हुई सरकार नहीं है। तमीज से बात करो। ये सरकार वालों क्या होता है? जिस जनता की सरकार है, ये गरीब लोगों के हक और हकूक की बात करने वाली सरकार है। आप लोगों को तकलीफ क्या है? और जनता की सरकार के बारे में और सर्दी में मारने का तमीज काम सीखिए। किया। वो जनता के दिल में ठीक दर्द है, बैठा परिवार हुआ की है, गुलामी करते दर्द करते बैठा हुआ है। आपको चाहे वो पता नहीं है कि क्या बोल रहे हो। जनता के आशा और आकांक्षाओं की सरकार है ये। किसान वर्ग हो, इस चाहे प्रकार की कर्मचारी भाषा वर्ग का हो, उपयोग चाहे नहीं करेगा सफाई बिल्कुल वर्ग भी। हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, कौन और से चाहे किसान जो वर्ग है जिनको आशा वर्कर हो, कंडेले के अंदर सभी का गोलियों से खून बुला पीने था? का काम कौन किया से तुमने, कर्मचारी जिनको खून की रोज राजनीति लाठियां मारते करने थे, का काम किया। जिनको कहकर चलिए आप दोनों अभी रुकिए। रेणु साहब आपकी बात पूरी हो चुकी है। विधु जी आपको काउंटर में जो भी कहना मैं आपको टाइम दूंगी आम आदमी पार्टी के बाद। शर्म करो, लोगों आम आदमी ने पार्टी बोर्ड के लगा बाद। दिए हैं, अभी आप गाँव में बोर्ड लगाए हैं कि हम अंदर नहीं घुसने देंगे, गाँव में नहीं घुसने देंगे। शब्दों और का फिर ये शब्दों की कहते हैं कि मर्यादा हम होनी चाहिए। सरकार बनाएंगे, चौधरी ओम प्रकाश बनाएंगे, धनखड़ हम हमारे को सबके अध्यक्ष, मिलेगी हमारे गद्दी, अध्यक्ष रहे गद्दी का हैं। मेरे लिए इंतजार करते प्रेरणा का रहना स्रोत तुम, है। मैं तुम्हारे इस को प्रकार की मिलेगी बात नहीं गद्दी। सुन पाऊंगा। नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। डिबेट पंकज नहीं आप लोग नहीं आप जब ये कहते नहीं विधु राहुल जी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? फिर दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम अपने आप भी तो अभी कह रहे थे कि अशोक तंवर की गर्दन तोड़ दी थी, शैलजा को भगा दिया था। भगा दिया, क्या होता है? जो हम कहना चाहेंगे वो बात कहेंगे हम। तो आप भी आपके ठीक है आपकी पार्टी के नेता हैं, आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अशोक तंवर को ज्योति जी अशोक तंवर जी से मैं मिलने गया था जब उनकी गर्दन ठीक है मैं अभी नहीं मैं डिबेट को अशोक तंवर पर नहीं ले जाना चाहती हूँ। नहीं डिबेट को चलने दीजिए विधु राहुल जी, डिबेट को चलने दीजिए, अभी डिबेट को चलने दीजिए, टाइम बर्बाद ना करें। रेणु साहब आप भी रुके सर। नहीं ये चिल्ला चिल्ली समय की बर्बादी केवल मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं रेणु साहब रुक जाइए, अभी आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपकी बात पूरी हो चुकी है। अभी डिसिप्लिन बना करके रखते हैं। नहीं मैं आपके लिए कह रहा हूँ ज्योति जी, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कोई भी चैनल बीजेपी के प्रवक्ता को इतनी खुली छूट नहीं देता। नहीं मुझे मत कहिए रेणु साहब, मुझे मत कहिए, मुझे इस बात में नहीं जाना कोई चैनल क्या करता है क्या नहीं करता है। आप नहीं बताएंगे आपको कब म्यूट करना है, बीजेपी को कब म्यूट करना है। आप भी सम्मानित हैं और बीजेपी भी है हमारे लिए। को कंट्रोल करो, आप ऐसे एलिगेशन ना लगाएं, मैं देख लूंगी सर कैसे कंट्रोल करनी है। डिबेट कंट्रोल नहीं हो पा रही है। रेणु साहब भी आपने ये आप तय नहीं करेंगे, ये इनेलो पार्टी तय नहीं करेगी। और आप इनके मैं तो आपको भी म्यूट नहीं कर रही हूँ, कब से आपको चुप होने के लिए कहा जा रहा है। नहीं ज्योति जी मैं आप नहीं बताएंगे कब रोकना है सर, आप नहीं बताएंगे विजेंद्र रेणु जी। और हम बोलते तो विजेंद्र रेणु जी आप नहीं बताएंगे, आपको भी किसी ने बोलने से नहीं रोका है, आप अपनी बात कह चुके हैं। म्यूट कर दीजिए। आपने आप अपने आप को किसने म्यूट करवाया है? आप ये एंकर से लड़ने के लिए बैठे हैं। छूट क्यों देते हो? मैं किसको छूट देती हूँ किसको नहीं देती हूँ मैं जानती हूँ, दर्शक जानते हैं। आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप अपनी बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ये गलत है, ये नहीं आप भी नहीं डिसाइड करेंगे और दूसरे भी नहीं डिसाइड करेंगे क्या ठीक है क्या गलत है। बोलने ही नहीं देते अगले। ये आप पर ज्योति जी आप सुन रहे हो, ये बोलने ही नहीं देते किसी को। मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाली हूँ। विधु जी आप शुरुआत से बोल रहे हैं दूसरों के बारे में। और रेणु साहब सब आप रेणु साहब आप सुन लीजिए एक बात, विजेंद्र रेणु जी आप सुन लीजिए एक बात। रेणु साहब को म्यूट करें, अभी म्यूट करें, अभी म्यूट करें। आप अगर किसी के बीच में नहीं बोलते हैं सर, एहसान नहीं करते हैं किसी पर, ये आपका तरीका है। दूसरे एक दूसरे के बारे में बोलते हैं वो उनका तरीका है। तो आप मुझे डिबेट कैसे करनी है, एंकरिंग कैसे करनी है ये ना समझाएं। आपको टाइम दिया गया कि आगे भी आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आप ये ना बताएं कि कहां कैसे किसे रोका जाता है। पंकज बेनीवाल जी। ज्योति जी मेरी एक नहीं विधु राहुल जी सर एक तो चिल्ला चिल्ली शुरुआत से कर रहे हैं, आप क्यों बोलते हैं दूसरों के बीच में सर? क्या परेशानी आप लोगों को? मेरा ये निवेदन है कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें या उनके बराबर की प्रतिभा, उनके बराबर का सम्मान लेकर आए। उन्होंने जो देश के किसानों के लिए ये क्या है जी, ये बार-बार क्या धनखड़ जी की बात, अशोक तंवर के बारे में क्या किया इन्होंने? ज्योति जी मैं कह चुकी हूँ ना ये बात, मैं कह चुकी हूँ। बालमुकुंद क्या मैंने नहीं कहा? नहीं मैंने नहीं कहा। चलिए सभी को म्यूट करें, अभी सभी को म्यूट करें। तो आप लोग नहीं डिसाइड करेंगे किसको टाइम देना है किसको नहीं देना है। नहीं अभी सभी को म्यूट करें। पंकज बेनीवाल जी, नायब सिंह सैनी ये दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस दावे को? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी जनता को नमस्कार जो आज हरियाणा न्यूज का चैनल देख रही है। आज ज्योति जी आम आदमी पार्टी कैसे भी नहीं देख रही है इसको।
ये डबल इंजन की सरकार बनाए, 5 इंजन की सरकार बनाए, इनकी मर्जी है, लेकिन सरकार बनेगी एक इंजन की, वो होगी आम आदमी पार्टी की। इंजन अगर एक बढ़िया हो तो रेल के सारे डब्बे अच्छे से चले जाएंगे। ये एक इंजन की सरकार 2024 में आम आदमी पार्टी बनाने वाली है। बात कह रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटा दिया और नायब सिंह सैनी जी को बढ़ा दिया। ओम प्रकाश धनखड़ को खामियाजा भुगतना पड़ा है जब उन्होंने कुछ दिन पहले एक जनसभा के अंदर यह कह दिया था, जब थोड़ा थम जोटा मार दोगे तो मेरे तो पार्टी ने बढ़िया सम्मान दे रखा है, एक कुर्सी बराबर में है, दूसरी मेरी है, मैं पहली नंबर वाली कुर्सी पे पहुंच जाऊंगा जब हम मेरा जोटा मार दोगे। यानी कि ये था, पिछली बार उनको बादली की विधानसभा से हरा दिया गया था, अब की बार वो चाहते थे अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं पहली कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उसका खामियाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने दिखा दिया कि हरियाणा में अगर चलेगी तो सिर्फ मनोहर लाल खट्टर साहब की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय लूडो पार्टी कहा ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। अपने ही वक्तव्य में उन्होंने कहा कि राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है। जब सीढ़ी मिली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद पे राष्ट्रीय सचिव बनाने को उनके ऊपर उन्होंने बोला कि मुझे सांप ने डस लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल है। जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसका मतलब उनको सीढ़ी मिली थी और राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, मरे मन से उन्होंने कहा, बड़े दुखी मन से कहा कि सांप सीढ़ी का खेल है। यानी कि राष्ट्रीय सचिव जब बनाया गया तो उनको सांप ने डस लिया। उन्होंने यह भी कहा था कि 20 साल पहले था मैं तो राष्ट्रीय सचिव, जब मैं युवा अवस्था में था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। यानी कि पदोन्नति तो बिल्कुल भी नहीं हुई। यह ओम प्रकाश धनखड़ ने खुद माना है, मेरी पदोन्नति नहीं हुई है। यह सांप सीढ़ी का खेल भारतीय लूडो पार्टी बताया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने नहीं बताया। और 2024 में ज्योति जी किसी की डबल इंजन की सरकार नहीं बनने वाली, एक इंजन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और एक आम हरियाणवी निकल के हरियाणा की विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और उन चीजों के लिए बात करेगा जो हरियाणा की जनता को, हर एक हरियाणवी को चाहिए। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बातें होंगी, जिसमें ना जाट के लिए बात होगी, ना जनरल के लिए बात होगी, ना ओबीसी के लिए बात होगी। वहां हर एक हरियाणवी के लिए बात होगी, उस हरियाणवी के लिए बात होगी जो वोट देने जाता है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। उन सभी लोगों के लिए आज जो पार्टी बात करती है, हर एक हरियाणवी की अगर कोई बात करता है तो आम आदमी पार्टी की बात करती है। अगर एक अच्छा सरकारी स्कूल बनता है, हर एक धर्म का, हर एक जाति का, हर एक समाज का बच्चा उसमें पढ़ेगा और हरियाणा का उत्थान होगा, हरियाणा नंबर 1 बनेगा। अगर रोजगार मिलता है तो हर एक जाति के लोग को मिलेगा, हर एक समाज के लोगों को मिलेगा, हर एक धर्म के लोगों को मिलेगा। ये सारी बातें आम आदमी पार्टी आज कर रही है। धर्म जाति से ऊपर उठकर आज हरियाणवी के लिए, एक एक हरियाणवी के लिए जो वोट डालने जाएगा, जो इस उम्मीद से जाएगा कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे सरकारी स्कूल हो, वो इस उम्मीद से वोट डालने जाएगा कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छे सरकारी अस्पताल हो, मेरे परिवार वालों को जो बिजली का बिल आए, मेरे परिवार का बिजली का बिल 0 आए, अच्छा पानी मिले, मेरे बुजुर्गों को श्रवण यात्रा मिले, मेरी महिलाओं को, हमारे महिला हरियाणा में जितनी भी हैं सबको फ्री में बस यात्रा मिले। ये सारी बातें आज हरियाणा की जनता, वो हरियाणवी वोट डालते हुए सोचेगा कि कौन पार्टी 2024 से पहले हमसे बात करती थी। और चुनाव उत्सव जब आएगा, झाड़ू लेकर के आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी हैं सारे के सारे मैदान में उतरेंगे और उस चुनाव महोत्सव के अंदर एक एक हरियाणवी, जैसे दिवाली के ऊपर ज्योति जी हर एक माता बहन या हम सब मिलकर के घर की सफाई करते हैं, उसी तरीके से अब की बार 2024 में झाड़ू का चुनाव चिन्ह हाथ में लेकर के इस राजनीतिक गंदगी से, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी ये गंद फैला रखी है जाति की, धर्म का जो जहर बोल रहे हैं, इन सबको हरियाणा की राजनीति से दूर फेंकने का काम अब की बार हरियाणा की जनता करेगी, हर एक हरियाणवी करेगा। और अब उसके हाथ में झाड़ू होगा जो कि यूनिटी का सिंबल है। एक एक सीख लगा करके एक झाड़ू बनाई जाती है और उस झाड़ू को अब की बार हाथ में थाम करके राजनीति की मैं जादू जी को भी चर्चा में जोड़ूं, क्योंकि आज देखिए बहुत टाइम निकल चुका है। एक तो ये चिल्ला चिल्ली में और एक दूसरे के बीच में बोलने में बहुत वक्त बर्बाद होता है। जादू जी, ये जो सबसे बड़ा राज्य इकाई के लिहाज से संगठनात्मक बदलाव बीजेपी ने किया है, चुनाव से पहले बदलाव किया है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो अब चुनाव की तैयारियों में जो परिवर्तन हुआ है उसको तो यही माना जाएगा कि ऑन रिकॉर्ड ओपी धनखड़ जी का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनकी जगह कोई दूसरे नियुक्ति की जा सकती थी। तो पार्टी ने अभी जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए और खासतौर से ओबीसी क्लास को टारगेट करते हुए इस समय क्या है, जाति जनगणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर रही है कि वो ओबीसी को प्रेफर करने का हमेशा एक संदेश दे रही है कि हम ओबीसी को प्रेफर कर रहे हैं।
क्योंकि जाति जनगणना में मूलतः तो ओबीसी को ही आना है, बाकी तो SC ST की तो एक तरह से जनगणना और परसेंटेज और उनका रिजर्वेशन फिक्स आई। तो ये मुझे लगता है कि ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही परिवर्तन किया गया है। अब यह है कि OP धनखड़ जी के कुछ बयान थे, तो उन बयानों के कारण उनकी जो पदवृत्ति थी वो बड़ी खास हो गई, वो असाधारण हो गई। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते रहे, कार्यकाल भी पूरा होता रहा है, किसी का कार्यकाल बढ़ा दिया, किसी का बढ़ाया, ये तो चलता रहा। लेकिन वो एक नंबर कुर्सी पाने की जो लालसा अपनी दिखा के, उसके कारण उनकी जो पदवृत्ति थी वो बड़ी खास हो गई। अब यह है कि विपक्ष अपने तरीके से उसको व्याख्यायित कर रहा है, लेकिन मैं तो यह समझता हूँ कि पार्टी ने जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव और ओबीसी क्लास को टारगेट करते हुए ही नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की है। तो कुछ मुझे लगता है कि उन्होंने OP धनखड़ जी के अनुभव का लाभ लिया और इधर जो है OP नायब सिंह सैनी जी को कुछ एक जोशीले नेता के रूप में, जोशीले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ताकि उन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम सब साथ लेकर सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो ये एक जोश उन्होंने आते से जाहिर किया है। तो मुझे लगता है कि पार्टी की अपेक्षा भी यही है और उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्ति की गई। विदुराल जी, देखिए बयान का बार बार सारी पार्टियां जिक्र कर रही हैं। जादू जी ने भी जिक्र किया कि पहले नंबर की कुर्सी वाला जो बयान था उसका कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा, जो कि आपके विरोधी दलों को लगता है। ज्योति जी केवल उसी दिन बयान नहीं दिया था, बयान तो आज भी बहुत दिया उन्होंने। आज रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स में जिस समय वो डॉक्टर मंगल सेन जी की मूर्ति के समक्ष जो है सामने, जो हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है डॉक्टर मंगल सेन जी, उनके सामने जब वो बोल रहे थे तो हम सब भाव विभोर हो गए थे। उनके लिए किस प्रकार से सभी मंच पर बैठे हुए लोग भी और मंच के सामने बैठे हुए लोग भी, उनके लिए जो तालियां, जो अभिवादन, उनके लिए जो नारे लगा रहे थे, ये बहरे हैं क्या जो इस प्रकार की बेकार बात करते हैं? मैंने बताया हटाया, फेंका, भगाया में क्या होता है, और मैं चाहता नहीं था आपकी डिबेट को उस तरफ लेकर जाना, लेकिन मुझे आप बता नहीं देना आपके दर्शकों को पता चले क्या फर्क होता है। हटाया, ये सम्मानजनक बात है कि आप ये बहरे हैं क्या? कौन बहरा है? साहब नहीं, क्या बोलूं आपको? बेहतर शब्द बताइए, बहरे का बेहतर शब्द बताइए। रेडू जी समय न नष्ट कीजिए, समय मत नष्ट कीजिए, समय बिल्कुल बहरे हो, बिल्कुल बहरे हो, जो वहाँ आज की चर्चा नहीं सुन पाए। अच्छा चलो बीच में मत बोल, इनको आपने म्यूट करवाया हुआ था, अचानक से खुलवा दिया क्या? हम सुन रहे हैं। चलिए अच्छा सुनिए भाई, अरे भाई समय मत खराब करो, मुझे फोन करके लड़ लेना। दर्शकों का समय मत नष्ट करो, चैनल का समय मत नष्ट करो। आप खाली व्यक्ति हो सकते हैं, दर्शक खाली नहीं है। आपको नहीं पता कि प्लीज टेक कंट्रोल, प्लीज टेक कंट्रोल। ये जानबूझकर पता है ना सबको क्यों ये बहरे शब्द की पकड़ाई हो रही है। नहीं पता कौन ये केवल मुझे बोलने से रोक रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं बोलने को। बैठकर भी संगठन में काम किया है क्या? अरे भाई चुप रहो, घर में किस प्रकार से घर का बंटवारा कैसे किया था सबने देखा था। आपके घर में क्या हुआ था पता है जानो। संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट होती है और एक सचिव की पोस्ट होती है, दिन रात का फर्क है। कभी संगठन में गए हो तो ऐसे नहीं ना सर, अभी आप तो बता रहे थे कि मैं बीजेपी को म्यूट नहीं करवाती, तो आपको भी तो म्यूट नहीं करवा रही ना अभी। मैं टीवी में आपसे आंखों में आग डाल के पूछ रहा हूँ, विजेंद्र रेड्डी जी अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं सर? या सिर्फ यहाँ बैठ के भाषण दिए हैं? मैं अपनी बात कह सकता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी सुनिए, प्लीज सुनिए। क्या इनको दर्द हो रहा? जब ये बोल रहे थे मेरे बीच में, मेरे को भी तो इनको भी रोक रही थी मैं, आप नहीं रुक रहे ना अभी, ये भी नहीं रुक रहे थे। म्यूट करवाया था सभी को, फिर से म्यूट करवाना होगा। नहीं, संगठन का पता नहीं है। ये क्या बच्चों वाली बात है? उनको चुप नहीं करवाया, उनको चुप नहीं करवाया, मुझे चुप करवा रहे हैं। सुन लीजिए प्लीज। तो ज्योति जी इनको भी तो चुप करवाया करो। मैं करवाती हूँ सर सभी को। हम भी प्रवक्ता है, मैं नहीं, आप भी प्रवक्ता है, ठीक है। अरे भाई समय नष्ट कर रहे हो। अब इस बात को लेकर चर्चा करें हम। मैं सभी को चुप कराती हूँ। आप ये गलत एलिगेशन ना लगाएं, आप ये गलत एलिगेशन ना लगाएं और चर्चा का समय बर्बाद ना करें। ये प्रवक्ता है तो ये आप चार लोगों की बातों का जवाब देते हैं, ये एंकर की बात का भी जवाब देते हैं। तो इनेलो पार्टी जितना वक्त दिया जाए या ज्यादा वक्त दिया जाए, सभी इनसे सवाल पूछते हैं आप लोग। बोले कम से कम आप भी बीच में बोल रहे हैं विजेंद्र रेड्डी जी, आप बदला ले रहे हैं अभी पहले से। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या संदेश दे रहे हैं पब्लिक को, दर्शकों को क्या बता रहे हैं आप क्या बता रहे हैं आप? सुनिए प्लीज। मैं ये दिखा रहा हूँ कि बोल हम भी सकते हैं। तो बोल सकते हैं सर, तो ये दिखा रहे हैं आप बोल सकते हैं। कमाल कर दिया आपने।
जितना झूठ बोलते हैं सारी सुनते हैं हम धैर्य के साथ। ये अरे बकवास कर रहे हैं आप, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फैक्ट थोड़ी बोल रहे हैं आप केवल मुझे बोलने से रोक रहे हैं। मैं फैक्ट बोल रहा था आपके आगे। अब मेरी बात, अब मुझे बात को जाने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप मेरी एज का अंदाजा लगा सकते हो कितनी, क्या होता है? आप लोगों की पर्सनल लड़ाई है जो आप लोगों को डिबेट में आके चैनल पर व्यक्तिगत लड़ाई फिर लड़ लेना, व्यक्तिगत लड़ाई डिबेट करना सीख जाओ। नहीं क्या इस उम्र में इतनी उम्र हो गई, डिबेट करना कब आएगा आपको? इतनी उम्र और कब सीखोगे? और कितने बड़े होकर सीखोगे डिबेट करना? ये बताओ कब सीखोगे डिबेट करना? यही सिखाती है क्या तुम्हारे को? डिबेट करना कैसे सीखोगे आप लोग? बीच अरे बात ऐसे सम्मान देते हो क्या? बात कर रहे हो क्या बोलते हो क्या? बड़े साहब यही संस्कार आपके, यही संस्कृति बड़े साहब अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ट्रेडिशन ऐसे रहेंगे। बहुत गलत तरीका है आपका, आप बहुत गलत तरीका है आपका ये। आप केवल जिद में बोल रहे हैं, आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। कभी गूंगा कहते हो, कभी आप केवल जिद में बोल रहे हैं कि हम मैं जो ना पवित्र भाषा का प्रयोग करता हूँ। विदुराव जी बात पूरी ज्योति जी, मैं इनके बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ। इनको कहिए कि थोड़ी देर, मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूँ अगर इन्हें नहीं लेना। बोलो इन ये वैसे भी जी को म्यूट करें। ये क्या दबाव बनाने का प्रयास कर रही है पैनल पर? उनको म्यूट नहीं करवाते, हमें कराते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि एंकर म्यूट करवाएगी या नहीं करवाएगी। ये क्या तरीका है सर? आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आपको शोभा नहीं देता ये सब? विदुराव जी आप अपनी बात कहें। इसको कहते हैं बौखलाना असल में। आप भी कोई कमेंट ना करें, आप केवल बात का जवाब दें विदुराव जी। खैर बात का जवाब देखिए, आपने एक बीच में अशोक तंवर जी का जिक्र किया था। अशोक तंवर जी से मैं व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में मिलकर आया था जब वो वहां पर सैया पर लेटे हुए थे। उस समय उन्होंने मुझे अपनी गर्दन पर हाथ कहा कि इन लोगों ने मेरी गर्दन तोड़ दी। ये मैं खुद साक्षी हूं इस बात का। आप अशोक तंवर जी को कभी भी फोन लगाकर पूछ सकते हैं ये बात। मैं इस तरह नहीं कह रहा हूं कि गर्दन तोड़ दी, अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि उनकी गर्दन तोड़ दी। दूसरा, मेरी टीम ने मुझे जल्दी से जो है बताया कि हटाना क्या होता है, और ये हैं जिनका नाम अभी अभी लिया था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है ये, अगर आपके टीवी पर देख पा रहे हैं तो। इसमें क्या हुआ, बाथरूम में बंद किया, धोती खोल दी, इस तरह बेइज्जत कर हटाए थे कांग्रेस के अंतिम गैर गांधी अध्यक्ष सीताराम केसरी। ये असल में 2022 की रिपोर्ट है। उसके बाद खड़गे जी इन्होंने अपने जरूर बुलाए हैं, बनाए, कैसे बनाए सब जानते हैं। लेकिन बाथरूम में बंद कर धोती खोल दी, गर्दन तोड़ दी, ये होता है भाई अपमान, ये होता है। और मैं यहां पर पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता होने के बावजूद बार बार ये बात को कह रहा हूं। मैं यहां तक कह रहा हूं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। और आप क्या कह सकते हैं आपके यहाँ के प्रवक्ता आकर? आप या तो वर्तमान अध्यक्ष की जय जयकार करोगे या पूर्व वाले की करोगे, या तो जिस खेमे में होगा ये डिसाइड करेगा आपका। आप नहीं कह सकते, आपकी हमारी कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा था कि भाई आप कोई 1951 से लेकर अब तक के कोई गैर कांग्रेसी 2 का तो नाम बता दो, गैर गांधी परिवार नहीं बता पाए। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री का कैसे अपमान किया, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आपने नाम लिया पीवी नरसिम्हा राव का, मैंने नहीं लिया। ये पीवी नरसिम्हा राव के साथ किया इन लोगों ने। उनकी लाश को फुटपाथ पर छोड़ दिया। कांग्रेस के जो कार्यालय है जिसके गेट हमेशा खुले रहते हैं, उन गेट्स को बंद कर दिया गया कि कहीं पीवी नरसिम्हा राव की लाश ना जाए, और फुटपाथ पर रख दिया। किसी को टाइम नहीं मिल पाएगा, किसी को टाइम नहीं मिल पाएगा फिर पंकज जी। ज्योति जी पब्लिक अब इनको बताना अभी किसी ने ये कहा कि जाट के साथ हुआ। भारतीय लूडो पार्टी क्यों बना दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से? इनको बताना पड़ेगा कि भारतीय लूडो पार्टी कैसे बनी, सांप सीढ़ी की बात कहां से आई, डॉक्टर साहब, कब सीढ़ी मिली, कब सांप ने डस लिया, वो बताना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कब सीढ़ी मिली, कब सांप ने डसा था इनको। आखिरी कमेंट का टाइम मिल पाए वो तभी मिल पाएगा। नहीं पंकज जी डॉक्टर साहब मेरा बात खत्म होने दीजिए, थोड़ी सी रह गई है बस, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई। 1951 में चले गए, हम 2023 की बात कर रहे हैं, हम 2024 की बात कर रहे हैं। अरे मैं यही हूँ भाई, यही खड़ा हूँ। अभी बात आपके पास 51 की बात हो गई, अब तो 2023 में हूं। अभी जो है एक आंदोलन में एक व्यक्ति को यह कहकर तेल छिड़क के मार दिया कि भाई पंडित नहीं आ रहे इसमें, मुकेश मुदगिल जी को जो है तेल छिड़क करके मार दिया गया। उसको कह रहे 36 बिरादरी का आंदोलन। एक दलित युवक को मारकर उल्टा लटका दिया क्योंकि वो दलित था, उसको कह रहे 36 बिरादरी का आंदोलन। इनको जो आंदोलन के नेता थे वो खुले तौर पर कह रहे थे इन पंडितों का भी इलाज करना पड़ेगा भाई, ये आ नहीं रहे। इनको चून ममता कह रहे थे, उसको कह रहे 36 बिरादरी का आंदोलन। अब इन बातों का कोई ना कोई तो जवाब मांगेगा ना। कब तक आप ये मक्कारी करके छोड़ जाएंगे?
जिन लोगों ने हरियाणा को जलाया उन लोगों के साथ कब तक सिंपैथी आप रखेंगे? कोई पूरा का पूरा वर्ग गलत नहीं होता, कुछ जो शरारती लोग होते हैं। ठीक है, मैं अभी बालमुकुंद जी आखिरी कमेंट आपका। जिन लोगों ने 34,000 राहुल जी, अब टाइम नहीं, राहुल जी आप काफी बातें कर रहे हैं, अभी आप सुने रेणु साहब, आपको भी आखिरी कमेंट के लिए टाइम देंगे, अभी आप भी सुने। जिस सम्मेलन में ज्योति जी 5 सेकंड मेरे को, मुझे 5 सेकंड में आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, ये 5 सेकंड आप बाद में आपको 5 सेकंड बाद में आपको दे जाएंगे। विधु राहुल जी आपकी बात पूरी हुई ना, मैं 5 सेकंड में 5 सेकंड में कर दूंगा। अगर ये चुप रहेंगे तो 5 सेकंड में कर दूंगा। कराने में गया केवल ये चुप रहने चाहिए, लेकिन बीच में ना बोले। चलिए ये बीच में ना बोले, बस आपके पास बाद में आते हैं। चलिए बोले 5 सेकंड में क्या बोलना है। जो आदमी की बात करता है, इनको ये नहीं पता इन्होंने 750 को मारने का काम किया और इन्होंने 42 लोगों को पंचकुला में गोली से मारने का काम किया, 32 लोगों को रोहतक में गोली से मारने का काम किया। ये 2 का उदाहरण देते हैं, इन्होंने सैकड़ों लोगों को मारने का काम किया और पूरे हिंदुस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोलियों से मारने वाले लोगों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा आगे इनका नाम लिखा जाएगा। गोलियों से मारने वालों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मारा तो इन्होंने मारने का काम किया। किस प्रकार से क्या और ये हमारी बात इन्होंने 5 सेकंड मांग कर लिए हैं, उसमें भी आपको परेशानी है क्या? आपको सबके बीच में क्यों बोलना है? आपको ये लग रहा है केवल बीजेपी की डिबेट है ये? दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं को हम क्यों बुलाते हैं? सभी के बीच में आपको बोलना है सर? बोलने लगे, ये क्यों बोले बीच में? ज्योति जी, आप विजेंद्र रेणु जी आपने अपनी बात कह ली ना। नहीं विधु जी, मैं देखिए जो बोलेगा उसके अलावा सभी को म्यूट करवाना होगा। पता नहीं डिबेट को कहां लेकर जा रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी आखिरी कमेंट आपका। पंकज जी आप भी सुनिए। ज्योति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। काफी समय से व्यक्तिगत भी बात है, आप भी मुझे जानते हैं, मैं 3 अध्यक्षों के साथ प्रवक्ता रहा हूँ। अशोक तंवर जी के साथ मैंने काम किया, कुमारी शैलजा जी के साथ मैंने काम किया और अभी उदय भान जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ आपसे रूबरू। शालीनता से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी विचारधारा की लड़ाई, कोई हमारा व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, ना विधु राहुल जी से ना किसी और से। अगर विचारधारा पे अगर हम बात करेंगे तो सब अपने समय में अपनी बात रख देते हैं, तो वो काफी है। मैं बड़े विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम यहाँ जो भी 1 घंटे की डिबेट के लिए आते हैं, एक विचारधारा के लिए आते हैं। बिल्कुल। और बड़े दुखी मन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है पहले विधु राहुल जी को आपने टाइम दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, भाजपा सत्ता में है, सबका जवाब भी उनको देना है, समय भी उनको ज्यादा दिया जा सकता है, कोई बात नहीं, वो एक वाजिब बात है। लेकिन हर प्रवक्ता की ये जब दिक्कत है, सब कहते हैं जी हमारे बीच में बोलते हो, तो फिर तो कहीं कहीं जब 3-3, 4-4, मैं ये कहता हूँ अगर हमें 15 मिनट दिए जाए, उनको 25 मिनट देनी चाहिए। बालमुकुंद जी आपकी बात बालमुकुंद जी के बीच में कब बोला? बालमुकुंद जी मेरे बीच में बोल रहे हैं। परेशानी समझे, मैं विषय पर बात करने के लिए बैठी हूँ, आप लोग मैं आपका सम्मान करता हूँ अपनी। मैं विधु राहुल का सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर है वो, बालमुकुंद जी मेरे बीच में बोले थे, मैं बालमुकुंद जी की बात में नहीं बोला बीच में। ठीक है, रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, राहुल जी आप फिर से रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैं बालमुकुंद जी के बीच में नहीं बोला, बालमुकुंद जी मेरे बीच में बोले। नहीं, मैं तो आप बोले तब तो कोई भी नहीं बोला, मेरी तो आप बात छोड़ो। आप पहले बोले, आप सरकार के, आप सरकार हो, यहाँ पर आप सरकार हो, आप भाजपा की आवाज हो, सरकार हो, आपको तो आप भाजपा और आपको तो आजकल एक और नई बात आ गई, आजकल एक नई बात आ गई, आप जसपा के भी आज ही प्रवक्ता हो। आज जसपा वाले नहीं आ रहे, उनके भी आप ही प्रवक्ता हो, क्योंकि वो राजस्थान में व्यस्त है। जसपा के भी आप ही प्रवक्ता हो। आप लोगों के पास एक दूसरे के फोन नंबर होंगे ना, एक दूसरे को डिबेट करने सिखाना, ये सब बातें आप लोग व्यक्तिगत कर लिया कीजिए। नहीं, मैं तो आपको व्यक्तिगत बात नहीं होती, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी पार्टी की बात कहेंगे, विषय की बात करेंगे। आपसे बड़ी एंकर मुझे नहीं दिखा कोई, आप बिल्कुल निष्पक्ष हो, मैं तो कभी नहीं कहता आपके। चलिए ठीक है, आप लोगों को निष्पक्ष लगती हूँ नहीं लगती हूँ, आप लोगों का विचार है अपना, लेकिन मेरा तो प्रयास ये है ना कि मैं मुद्दे को जस्टिफाई कर पाऊँ। प्रयास है, कोई ऐसी बात नहीं है। और विजेंद्र रेड्डी भी बहुत अच्छे हमारे सम्मानित बड़े भाई है मेरे, और ये बात भी ठीक कर रहे थे, वो 60 साल से बड़ी उम्र है इनकी। मैं पंकज जी से आखिरी कमेंट ले लूँ, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो। पंकज जी बोलिए। विजेंद्र रेड्डी जी ये दावा है कि सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, संगठन में बड़ा बदलाव किया गया कि डबल इंजन की सरकार रिपीट करेगी, यानी तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी। आज ही दावा रोहतक से सीट तो एक भी नहीं आएगी इनकी जी।
ज्योति जी कितनी आएगी? और एक दावा मैं इसमें जोड़ देता गठबंधन हूं। है, मैं इंडिया गठबंधन जीतेगा और विधानसभा के अंदर एक इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, जो जनता के हितों के लिए बात करेगी, जो जनता के मुद्दों के लिए बात करेगी, जो जनता की बात करेगी, जाति धर्म की बात ना करके जनता के मुद्दे, जेल के अंदर शराब घोटाला के लिए बात करेगी, 338 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतने जा रही है और सबसे शीर्ष लोकसभा की जीतेगी। सभी को म्यूट करें, सभी को। पंकज बेनीवाल जी को भी म्यूट करें। पंकज जी आप भी म्यूट हैं। जादव जी आखिरी कमेंट आपका चर्चा को। ऐसा है कि विपक्ष ने धनखड़ जी को हटाए जाने का या उनके कार्यकाल पूरा होने पर जो पदोन्नति हुई उसको मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस तरह से खुश कर दिया, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को पास एक मैसेज जा रहा है कि विपक्ष इतना परेशान है उनको हटाए जाने से और नायब सैनी से इतना परेशान है, तो इसमें हमारी सफलता है। क्योंकि हमेशा कोई भी प्रतिद्वंदी दल यही चाहता है कि उसके कदम, किसी भी कदम से जो दूसरे प्रतिद्वंदी दल है वो परेशान हो जाए, और वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इसलिए परेशान है कि ओपी धनखड़ के रहते हुए उनको आराम था। अब नायब सिंह सैनी के आते ही विपक्ष को मुझे लगता है कि टफ फाइट फेस करनी पड़ेगी, कड़े मुकाबले में आने की स्थिति पैदा हो गई है, तो इसलिए विपक्ष को परेशान। चलिए, सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हम बीजेपी के मिशन 24 को लेकर किए गए दावे को लेकर रहे थे। और फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।